नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ रहे थे और कलाओं में हम गुहाओं तक पढ़ दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से बनाए गए। ये स्तंभ एकात्मक पत्थरों एक ही पत्थर से बने हैं। इन स्तंभों में चमकदार पॉलिश की गई है। ये 30 से 50 फीट लंबे हैं। इनका वजन 1000 से लेकर 1200 मन तक है। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार धार्मिक और प्रशासकीय विचार उत्कीर्ण करा दिए गए हैं। कई बार बच्चों पूछ लिया जाता है कि स्तंभ से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो स्तंभ से उस कालीन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार धार्मिक और प्रशासकीय विचार उत्कीर्ण करा दिए थे। इसको आप नोट कर लीजिए। देश के विभिन्न प्रांतों में स्तंभ स्थापित करवाए। प्रत्येक स्तंभ के 3 भाग हैं। पृथ्वी में गड़ा हुआ, पृथ्वी के ऊपर का गोल भाग, पहला तो पृथ्वी में गड़ा हुआ, दूसरा पृथ्वी के ऊपर का गोल भाग तथा तीसरा उच्चतम स्थान पर बना हुआ शीर्ष। उच्चतम स्थान पर बना हुआ शीर्ष। स्तंभों को कई फुट नीचे की ओर जमीन में गाड़ा जाता था। इस भाग पर मोर की आकृतियां बनी हुई है। पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर ऊंचाई के साथ साथ इनकी गोलाई कम हो जाती है तथा बिल्कुल शीर्ष स्थान पर चिन्ह स्वरूप अनेक प्रकार के पशुओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। पूरे स्तंभ में शीर्ष भाग को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। फाया ने अशोक के 6 स्तंभ एवं हेंसांग ने 12 स्तंभों को देखा था। नोट करें आप, फाया ने अशोक के 6 स्तंभ एवं हेंसांग ने 12 स्तंभों को देखा था, किंतु बखीरा, वैशाली, सांची, रामपुरवा, कौसम, प्रयाग, लोरिया, अर्राज, मेरठ, लोरिया, नंदगढ़, टोपरा, एरण आदि स्थानों से प्राप्त हुए। इनकी संख्या 20 से अधिक कही गई है। इन्हें चुनार, बनारस के निकट बलुआ पत्थरों से गढ़ा गया है। मौर्यकालीन स्तंभों के कई चरणों में बांटा जा गया है। पहला चरण है वो इस प्रकार है। बखेड़ा स्तंभ, मौर्यकालीन पहला स्तंभ, बिहार में वैशाली के पास। इसको नोट करें आप। बखेड़ा स्तंभ मौर्यकालीन पहला स्तंभ है और कहाँ पे है? बिहार में वैशाली के पास। दूसरा है संकिसा स्तंभ, फर्रुखाबाद जिले में। शीर्ष पर क्या है? हाथी की आकृति है इस पे, संकिसा स्तंभ। द्वितीय चरण में रामपुरवा, ये वर्षभ है इसके शीर्ष पे। फिर है लोरिया नंदगढ़, इसके शीर्ष पे सिंह है। तृतीय चरण रामपुरवा, जिसका जो शीर्ष है मतलब ऊपर का जो भाग है उस पे सिंह है। और सांची में भी जो सांची का स्तंभ है उसके ऊपर भी सिंह है। चौथा चरण विकसित रूप सारनाथ स्तंभ। स्मिथ के अनुसार इस स्तंभ में जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन, पशुओं का चित्रण हुआ है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं किया गया है। सारनाथ का स्तंभ है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि सारनाथ स्तंभ, स्मिथ के अनुसार इस स्तंभ में जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन, पशुओं का चित्रण हुआ, चार पशु दौड़ती हुई मुद्राओं में दर्शाए गए हैं। बैल, घोड़ा, हाथी एवं सिंह। सारनाथ में सिंहों के नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्राओं में दर्शाए गए हैं। बैल, घोड़ा, हाथी एवं सिंह तथा बीच में एक चक्र है। कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को आवर्त किए गए हैं। प्रत्येक चक्र में 24 आ रहे हैं। 24 जो हैं वो धनी है। ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं। इसी कला को, परंपरा को दीर्घ निकाय में चक्र रतन कहा गया है। चौकी के ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं में मुख
किए उकड़ू बेटे हैं जो सम्राट अशोक की शक्ति को इंगित करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपकी कल्पना में आ रहा होगा कि किस प्रकार के सिंह उस समय थे और किस प्रकार जो सारनाथ का जो स्तंभ बनाया गया है उसमें सिंहों की आकृति को किस प्रकार लगाया गया है। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर 32 आरों वाला एक चक्र बना हुआ है। ये शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। ये खंडित अवस्था में है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रवर्तक माना गया है। फिर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं। सारनाथ में सिंहों के नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये 4 पशु कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। बैल है, घोड़ा है, हाथी है, सिंह है तथा बीच में एक चक्र है। कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को आवर्त किए गए हैं। प्रत्येक चक्र में 24 आरे दीर्घ निकाय में चक्र रत्न कहा गया है। चौकी के ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं में मुख किए उकड़ू बैठे हैं जो सम्राट अशोक की शक्ति को अंकित करते हैं। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर 32 आरों वाला एक चक्र बना है। ये शक्ति के ऊपर धर्म विजय का प्रतीक है जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। ये खंडित अवस्था में है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। ये तो हुआ सारनाथ का स्तंभ। अब हम लेते हैं सांची का स्तंभ। सांची में 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं, लेकिन सांची के स्तंभ में सिंहों के नीचे दाना चुगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। सांची का अंकन अधिक रूढ़िग्रस्त है। संभवतः ये सारनाथ से परिवर्तित रचना है। बाद के कालों में स्तंभ निर्माण की परंपरा तो रही है, लेकिन न तो संयोजन में कल्पना एवं सजीवता है न परिष्कार। इन स्तंभों की शैली एक जैसी होने के कारण ये विश्वास किया जाता है कि इनका निर्माण एक ही वर्ग के कलाकारों ने किया। संभवतः इन्हें एक ही स्थान पर निर्मित कर इनके मूल स्थान पर पहुंचाया गया होगा, क्योंकि परवर्ती काल में ये कला इतनी प्रचलित नहीं रही। सांची शीर्ष में ओज का प्रदर्शन एवं रूपांकन सारनाथ के अनुसार हुआ है। सांची में जो है वो 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, लेकिन सांची के स्तंभ में सिंहों के नीचे दाना चुगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। सांची का अंकन अधिक रूढ़िग्रस्त है। संभवतः ये सारनाथ से परिवर्तित रचना है। बाद के कालों में स्तंभ निर्माण की परंपरा तो रही, लेकिन न तो संयोजन में कल्पना एवं सजीवता है न परिष्कार। इन स्तंभों की शैली एक जैसी होने के कारण ये विश्वास किया जाता है कि इनका निर्माण एक ही वर्ग के कलाकारों ने किया है। संभवतः इन्हें एक स्थान पर निर्मित कर इनके मूल स्थान पर पहुंचाया गया होगा, क्योंकि परवर्ती काल में ये कला इतनी प्रचलित नहीं रही। सांची शीर्ष में ओज का प्रदर्शन एवं रूपांकन सारनाथ के अनुसार ही हुआ है। स्तंभ कला की प्रशंसा करते हुए मार्शल ने लिखा है, सारनाथ का सिंह शीर्ष यद्यपि अद्वितीय तो नहीं, तथापि 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संसार में कला का जितना विकास हुआ उसमें ये सर्वाधिक विकसित कलाकार थी। इसके शिल्पी को पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त था। इसी प्रकार स्मिथ ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि शिल्पी की निपुणता सबसे अधिक पूर्णता को प्राप्त हो गई तथा आज 20वीं सदी में भी कला का एक ऐसा प्रदर्शन असंभव है। 30-40 फुट ऊंचे स्तंभों की यष्टियाँ ऐसी प्रभा से मंडित है जिसका रहस्य आज भी विश्व का कोई
देश नहीं जाता मत जानता। तो कहने का मतलब है ये जो स्तंभ है, इनकी जो कला है, इसमें जो कलाकारी की गई है वो अद्वितीय है, अनुपम। स्तंभों की जो आकृतियां हैं वो आप देखना, आपके बुक में भी हैं, और आप और भी सर्च करके देखना ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। जब कोई हम चीज़ प्रत्यक्ष देखते हैं, किसी चीज़ को खोजने की तलाश करते हैं, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सांची और सारनाथ के स्तंभ में, उसका उसमें लिख देते हैं, इसका इसमें। ऐसा नहीं करना है आपको। जो डिफरेंस से पढ़ाया गया है आप उसको याद आपको करना है। अब है इसी कला के उसमें लोक कला। मैंने पहले भी बताया आपको, लोक कला यानी जनता की कला, यानी जो लोक जन में प्रचलित है, जिसको राज्य के संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौर्य युगीन कलाकारों ने लोक रुचि की वस्तुओं का भी स्वतंत्र रूप से निर्माण किया। इनका तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें मूर्ति कला का एक व्यापक एवं विविध आयामी रूप शामिल है, जो बहुसंख्यक यश यशनी मूर्तियों, मण मूर्तियाँ आदि में दिखाई देता है। इन कलाकारों ने संभवतः इन विशालकाय मूर्तियों का निर्माण धनिक वर्गों के लिए आवास, सज्जा या पूजा के लिए किया होगा। बहुसंख्यक मण मूर्तियों का निर्माण जनमाध्यम मिट्टी में आम नागरिकों के लिए सजावट के लिए किया गया होगा। इस परंपरा में राज्य द्वारा आश्रय का कोई संकेत नहीं मिलता। इस परंपरा को लोकश्रेय परंपरा कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि इस कला में जो कलाओं की जो लोक नहीं है। अब है इसी में यश यशनी मूर्तियाँ। यश यशनी जैसे देवी देवताओं की आराधना प्राचीन काल से की जाती रही है। यद्यपि मौर्य काल से पूर्व इस प्रकार की प्रतिमाएं अनुपलब्ध है, तथापि इनके समृद्ध साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं जिनसे इनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये देवता वैदिक देव परंपरा से भिन्न एवं निम्नता के गोतक हैं। पौराणिक सदस्यों में भी यशों की स्थिति उपदेवताओं की है। ऋग्वेद में भी यश संबंध शब्द रहस्य के संबंध में आया। कहीं कहीं प्रकाश चमकने वाला, शीघ्रता से गति करने वाला देवता के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ। यशों का संबंध पितृजनों से माना है। इनका उल्लेख गंधर्व, नाग, किन्नर आदि के साथ हुआ है। भारतीय कलाकार ये विश्वास करते हैं कि यश निश्चय ही ग्राम देवता यानी गांवों के देवता। ऋग्वेद में एक स्थान पर मित्र वरुण को यश से बचाने के लिए कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इन्हें ग्राम देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि पर्वतीय जैन एवं बौद्ध धर्म में भी इस देव परंपरा से प्रभावित हुए हैं। जैन उत्तरायण सूत्र में यश, नाग, गंधर्व, किन्नर, असुर, राक्षस आदि की अमानवीय शक्तियों के रूप में चर्चा मिलती है। यश को प्राय सौंदर्यवान माना है। इंद्र, अग्नि को भी एक यश कहकर संबोधित किया गया है। इन्हीं गुणों के आधार पर यशों की प्रतिमा का शास्त्रीय स्वरूप निश्चित हुआ है। इनका संबंध कुबेर से भी जोड़ा जाता है, जिसे धनपति या निधिपति का है। यशों को सामान्यतः वर्षों पर निवास करने वाला भी कहा गया है। इन्हें धन एवं संतान देने वाला भी माना है। महाभारत में यशनियों के लिए बनाए गए मंदिरों का उल्लेख हुआ है। ये यशनी मूर्तियाँ भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई। उड़ीसा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा, अहिच्छत्र, विदिशा, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों के व्यापक भूभाग से प्राप्त इन मूर्तियों को लोक देवताओं के रूप में माना गया है। शक्ति और शौर्य की प्रतीक इन मूर्तियों को खड़ी मुद्रा में निर्मित किया गया है।
यह मूर्तियाँ निम्न स्थानों से प्राप्त हुई है। मथुरा जिले के परखम ग्राम से मिली यश मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा गया है। मथुरा जिले के बड़ौदा ग्राम से मिली यश प्रतिमा। मथुरा के झींका नागर ग्राम से प्राप्त यशी की प्रतिमा। पटना से प्राप्त 2 यश प्रतिमाएं। भरतपुर जिले के नोहर ग्राम से प्राप्त यश या जारू की प्रतिमा इत्यादि आप बहुत सारी हैं। उपयुक्त सभी प्रतिमाएं विशाल आकार प्रकार की हैं, जिन्हें सभी ओर से तराश कर तैयार किया गया है। इनके शरीर पर वस्त्र तथा आभूषण अत्यंत मनोहर हैं। विद्वानों का विचार है कि इन्हीं यशी प्रतिमाओं के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बौद्धिस्ट तथा जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यशी प्रतिमाएं लोक धर्म का प्रमुख आधार था। इन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर यशिनी की मूर्तियाँ हैं, उनमें जो सर्वाधिक जो चर्चित या प्रमुख मूर्ति है वो है दीदारगंज पटना से प्राप्त यशिनी की मूर्ति सर्वाधिक परिष्कृत एवं उन्नत है। ये 6 फीट 9 इंच की प्रतिमा है। इनके शरीर के ऊपरी भाग में थोड़ा झुकाव है। दाहिने पैर के घुटने में झुकाव से आगे बढ़ने का भाव प्रकट होता है। कटी पतली पिन तब पैरों पर आभूषण औरज बड़े एवं गोल और गले में माला। केश विन्यास सुंदर है। कलात्मक ललितता की दृष्टि से ये मूर्ति पूर्णता एवं जीवंतता का परिचायक है। इस प्रतिमा में शारीरिक सौष्ठव के अनुरूप स्वाभाविकता एवं यथार्थवाद है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो लोक काल यानी जनता में जो प्रचलित कला है वो यशिनी यानी उस समय की जो देवी देवताओं की, गांव के देवी देवता जैसे वर्षों की पूजा की, नाग की पूजा की, तो उन देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको कहा गया है यशिनी मूर्तियां। और ये हमारे बहुत सारे खुदाई में बहुत सारे भागों से कई अलग अलग प्रांतों से हमें प्राप्त हुई है। तो इसमें देखा कि किस प्रकार की कला उस समय के लोगों में थी और ये कला उस समय की उभर के सामने आई। अब है मण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ। ये पटना, अहिछत्र, मथुरा, कौशाम्बी आदि के भगवा शेषों से मिलती हैं। ये जहाँ कला की दृष्टि से सुंदर है, वहाँ उस युग के परिधान, वेशभूषा, आभूषणों की जानकारी भी इस काल की मूर्तियों में मिलती है। बुलंदी बाग पटना से प्राप्त नर्तक की मूर्ति उल्लेखनीय है। यह मूर्ति लगभग 11 इंच की नृत्य की मूर्ति है। दाएं हाथ उसने ऊपर उठाया हुआ है। सिर पर पगड़ी नुमा परिधान है। शील मुद्रा स्वाभाविक जान पड़ती है। कला के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से यह सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य एक राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं कलात्मक रूप से विकसित समाज भी है। कला एवं संस्कृति का ये उत्कर्ष निश्चय ही मौर्य समाज की शक्ति से उपजी स्थिरता एवं शांति में निहित था, जहाँ कलाकारों को अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का अवदान का अवसर प्रदान किया गया था। तो बच्चों यहाँ पर हम मौर्यकालीन कला के बारे में आपने पढ़ा। स्थापत्य कला, गुहाएं, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, प्रसाद से, और फिर लोक कला के बारे में मण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ आदि के बारे में पढ़ा। तो इन जितना भी आपने इन सब के बारे में पढ़ा है, आप एक काम कीजिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो आप इन वीडियो के माध्यम से सुनते हैं और भी हैं, आप जानते हैं, और भी माध्यम से आप पढ़ते हैं, तो उसमें से आप छोटे छोटे प्रश्न इसमें से निकाल सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं उनके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं।
तो इसको आप और विस्तृत रूप से गहन रूप से अध्ययन करेंगे और आगे का जो टॉपिक लेंगे वो हम मौर्य काल में लेंगे, जैसे शिक्षा एवं साहित्य। धन्यवाद।